अच्छा बच्चे, सबसे जी पहले वी मैम, आ नीड टू रही है, बिल्कुल ओके, क्लियर है। सबसे पहले वी नीड टू रिकॉल द कंसेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सो हमने बात की थी देयर आर मेनली 5 मेन अकाउंट्स। ठीक है, 5 मेन अकाउंट्स कौन कौन से आपके? कौन कौन से हैं वो अकाउंट आपके? एसेट्स, ठीक है, आप लोग बताएंगे, मैं बता चुकी हूँ। लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड द अदर वन एक्सपेंस। कैपिटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हम डेट्स भी बोलते हैं, दे आर आर ओब्लिगेशंस। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज कॉल्ड द इक्विटी। इक्विटी मींस कंपनी जब अपनी ओनरशिप सेल करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर, ठीक है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। कंपनी फाइनेंसिंग कर रही है कि अपनी ओनरशिप सेल करके, तो कैपिटल रेज हो रहा है बिजनेस के अंदर, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, रेवेन्यू हमारी इनकम भी होती है, वी आर आल्सो कॉल इट इनकम, इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर इनकर्ड होते हैं टू जनरेट द रेवेन्यू, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो किसी भी नेचर के हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की सिंपली बात करें, तो हमने लास्ट टाइम पे कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो अभी आप लोग थोड़ा सा इनपुट देंगे मुझे। एसेट्स क्या होते हैं? यू पीपल मस्ट हैव रेड द डेफिनेशन ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हमने पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर हमने 4 स्टेटमेंट पढ़ी थी। उन 4 स्टेटमेंट के अंदर, उन स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी चीजें थी, हमने उनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। तो उनके अंदर हमारे पास एक एसेट की डेफिनेशन भी थी। व्हाट वाज इट? Assets are the resource controlled by the entity by which future economic benefits and flow within the entity. Assets वो resource होते हैं जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर रहे होते हैं एंटिटी में, ठीक है, और जिनको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जब हमने बात की थी, तो हमारी क्लासिफिकेशन होती है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द लास्ट कंसेप्ट, ये कोई नई चीज नहीं बता रही मैं। Current assets are those assets which can be easily convertible into cash. Non-current assets are those assets जिनको आप ऑप्ट रिक्वायर कर रहे होते हैं 1 साल से ज्यादा टाइम के यूज करने के लिए। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास थी। करंट एसेट्स में क्या था? प्रीपेड एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो कैश इक्विवेलेंट में ही आ जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी आपकी करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स में आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, आपके फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रॉपर्टी, आपकी फर्नीचर, कार, व्हीकल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिक्टिशियस, जिसको इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा जितनी भी आपके नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं, ये आपके सारे आ जाते हैं। सो दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स। जो 3 कैटेगरी पे डिवाइड होते हैं आपके, वो डिवाइडेड होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। लाइबिलिटीज की बात की जाए, सो लाइबिलिटी आपकी ओब्लिगेशन होती है विच यू हैव टू पे ऑफ। ठीक है, अगर आप टू 1 ईयर के अंदर लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो करंट लाइबिलिटी है। 1 साल से ज्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे ऑफ सर्टेन अमाउंट और सर्टेन ओब्लिगेशन, देन इट्स नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके पास? करंट लाइबिलिटी में आपके पास अकाउंट पेएबल आ जाता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं जी, आउटस्टैंडिंग अक्रूड और पेएबल लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे इनकम टैक्स पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, कोई भी ऐसी चीज
जो ड्यू है रिपोर्टिंग डेट पे बट आपने पे नहीं की, तो वो आपकी एक्रूड लाइबिलिटी बन जाती है। उसका नाम दिया जाता है एक्रूड लाइबिलिटी, जिसकी डेट आ गई है पे करने की लेकिन आपने पे नहीं की, या जिसमें आपने सर्विसेज ले ली हैं, प्रोडक्ट्स ले ली हैं, रॉ मटेरियल ले लिया है, यूटिलाइजेशन हो गई है किसी भी चीज की, बट उसके अगेंस्ट में जो आपने पेमेंट करनी थी वो पेमेंट नहीं की, वो फ्यूचर में करनी होगी शायद, ठीक है, किसी भी वजह से आपने नहीं की, रिपोर्टिंग डेट आ गई है, तो उस डेट तक आपने अपनी इन एक्सपेंसेस को एक्रूड लाइबिलिटीज के अंदर डाल देना है। ये वो लाइबिलिटीज हैं जो विद इन 1 ईयर पे होंगी। जैसे दिसंबर में आपके एम्प्लॉयज ने आपको आप जो भी उनकी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो कंप्लीट की, पूरे मंथ की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ड्यूटी पूरी की है उन्होंने, लेकिन मंथ के एंड पे 31 दिसंबर तक आप उन्हें पे नहीं कर सके, आप किसी भी रीजन की वजह से आपने उनकी पेमेंट डिले कर दी है, ठीक है। अब 31 दिसंबर पे उनकी पेमेंट ड्यू थी बट यू हैव नॉट पेड बीइंग एन एंटिटी, वो पेमेंट जाएगी आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड सैलरी, ये सैलरी पेएबल, ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसमें आप 1 साल से ज्यादा टाइम का लोन जब ले रहे होती है बैंक से, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाता है एज अ लॉन्ग टर्म लोन। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 17 साल, ये लॉन्ग टर्म लोन होगा। डेट उसमें भी जाता है आपका बॉन्ड एंड डिबेंचर। देखिए, जब कंपनी फाइनेंसिंग करती है ना, तो कंपनी बॉन्ड एंड डिबेंचर से भी करती है। जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड कहते हैं, जब एंटिटी एक प्राइवेट एंटिटी इशू करती है तो उसको डिबेंचर कहते हैं। दोनों एक ही चीजें, नाम डिफरेंट है। गवर्नमेंट जब इशू करेगी तो वी विल कॉल इट बॉन्ड, ठीक है, उसको एक नाम बॉन्ड का दे दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी इशू करती है तो उसको डिबेंचर दिया जाता है, वो भी फाइनेंसिंग के लिए इशू किया जाता है। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है। जो भी बॉन्ड होल्डर यानी एक क्लाइंट होता है वो आके बॉन्ड को परचेज करता है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट करता है, और उस बॉन्ड होल्डर को कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, सेमी एनुअल बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। और उसकी रिडेम्पशन यानी कि कंपनी बाय बैक कर लेती है आफ्टर 15 ईयर्स या 20 ईयर, ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। तो ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, वो आपकी इनकम होती है जो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जिसका मैंने आपको बताया था कि जो डेली रूटीन, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से इनकम जनरेट हो रही होती है। जैसे बिजनेस है आपका, एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका मैंगो जूस बनाने का बिजनेस, आप मैंगो जूस जो बनाएंगे वो आपका मेनली उसको सेल करने का बिजनेस है, जो जिसको कहते हैं स्टॉक एंड ट्रेड, जिसको डेली रूटीन के अंदर ट्रेड करके इनकम जनरेट कर रहे हैं आप। सो दैट प्रोडक्ट इज योर, वी कैन से कि डायरेक्ट इनकम को डील करेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइमरीली आपका बिजनेस मैंगो जूस बना रहा है, तो मैंगो विल बी योर रॉ मटेरियल। उसको जब कन्वर्ट करके मैंगो जूस के अंदर कंप्लीट फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट जूस, ठीक है, विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जब सेल करेंगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, और वो इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी के अंदर पूरे साल की रूटीन में आप उसको बार बार सेल और ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आपकी रूटीन एक्टिविटी के अंदर जनरेट नहीं हो रही होती, बट किसी मोमेंट पे आपको जनरेट हो जाती है, अनयूजुअल नेचर की इनकम होती है। लेट सपोज इफ आई गिव यू एग्जांपल, तो आपकी जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक वेयरहाउस था जिसमें वो अपना रॉ मटेरियल स्टोर करता था। उस वेयरहाउस का या उस शॉप का कुछ पोर्शन उनके पास आइडल पड़ा हुआ था। उस आइडल पोर्शन को उन्होंने रेंट आउट कर दिया। अब उस रेंट आउट करने से जो उनको इनकम आ रही है वो हम कहेंगे रेंटल इनकम, ठीक है। वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि कंपनी की रूटीन नहीं है कि जगह बना के उनको रेंट आउट करना। अगर उनकी डेली रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी होती ना तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम। लेकिन वो एक मोमेंट था जिसमें हमारे पास एक आइडल चीज पड़ी थी, उसको हमने रेंट आउट किया, उससे इनकम आई तो वो हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से कंपनी के पास एक आइडल कैश पड़ी है 1 साल में, उन्होंने क्या किया, कंपनी के किसी और कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ उसको कहते हैं डिविडेंड, वो डिविडेंड रिसीव उनको मिला, ठीक है? अल्टीमेटली डिविडेंड रिसीव हुआ। वो डिविडेंड रिसीव उनके इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि कंपनी के पास कभी-कभी आइडल कैश होती है, ठीक है? फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर ये रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, अनयूजुअल एक्टिविटी है। इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है? रेंट रिसीव, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी ऐसी चीज जो अपार्ट फ्रॉम डेली इनकम उसको जनरेट हो रही है, वो इनडायरेक्ट इनकम होगी सिंपली, ठीक है? एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, जी, एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं टू जनरेट द रेवेन्यू। बिजनेस ने एस्टिमेट करना होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में उनकी कितनी कॉस्ट आई है। उस कॉस्ट को जब डिटरमिन करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट प्राइस क्या है या एवरेज पर यूनिट प्राइस क्या है, उस बेसिस पे वो बना सकते हैं स्ट्रेटेजी कि इसकी प्राइसिंग मार्केट में क्या होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें चार्ज करना है। तो तभी आप प्रॉफिट मार्जिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्राइस फिक्सेशन कर सकते हैं, जब आपको पता होगा कि आपकी पर यूनिट या एवरेज पर यूनिट प्राइस क्या है, करेक्ट? तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनकम को जनरेट करने के लिए इनकर्ड किए जा रहे होते हैं, वो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर की होती है। रॉ मटेरियल एक्वायर किया सप्लायर से, क्रेडिटर से, तो वो भी एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए फैक्ट्री तक, वो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। कैरेज कॉस्ट, या जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की, वो भी आपका एक्सपेंस है, वो भी प्रोडक्शन से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है? फ्यूल, पावर, यूटिलिटी बिल्स, ये सारे आपके डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। डेप्रिसिएशन जो आपकी फैक्ट्री के नॉन करंट एसेट पे अप्लाई होती है, ये भी आपका कह सकते हैं कि डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है? जो फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं ना एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट नेचर के हैं। जो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन की फैसिलिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आफ्टर प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना, लेबर की सैलरीज जो वेजेस होंगी वो डायरेक्ट में आएंगी। एम्प्लॉयज यानी कि आपके हेड ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? वो बेसिकली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपके हेड ऑफिस की जो भी मशीन, जो भी आपके यूज करे, इक्विपमेंट यूज करे, उनकी डेप्रिसिएशन, वो भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इस तरीके से आपकी यूटिलिटी बिल ऑफिस की, आफ्टर आफ्टर प्रोडक्शन जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है? तो हमने रिकॉल किया एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम को। तो हमने बात की सिंपली कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर करंट एसेट्स आते हैं और नॉन करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है? ठीक है? करंट एसेट्स में अगर हम बात करें तो हमने बात की अकाउंट रिसीवेबल की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, हमने बात की प्रीपेड एसेट्स की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम वैसे हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही होती हैं, दोनों को एक ही चीज यूजुअली बोला जाता है। उसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है? सो फार इतने मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। नॉन करंट एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने बात की थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और
नॉन टेंजिबल एसेट। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, नॉन टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का तो पता है, 1 साल से ज्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट जब कंपनी होल्ड करी होती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है, ठीक है। फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये फाइल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, मुझे याद कराइएगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कार, कोई किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। नॉन टेंजिबल एसेट्स में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स। जी, एनी अदर? ट्रेडमार्क, अच्छा, कॉपीराइट। चले, अभी हमने बात की एसेट्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज की भी हमने बात की, तो इसके जस्ट मैं नेम लिख लेती हूँ, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरी मैम से आपने बात कर ली थी ना टाइमिंग की? यस मैम, उन्होंने आज क्लास कैंसिल कर दी। अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो आप रिलैक्स है, फिर तो आप 12 बजे भी ले सकते थे क्लास। चलिए, मुझे ठीक है एडवांस मैम। भी इस तरह की चीज बता दिया करिए, अभी तो ज्वाइन कर लिया है तो। ओके, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में बच्चे आपके पास अकाउंट पेएबल आ जाता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, जी, शॉर्ट टर्म लोन्स, अकाउंट पेएबल, एक्रीड लाइबिलिटीज, जिसको हम नाम देते हैं एक्रीड लाइबिलिटी का नाम दे दें लाइबिलिटी, किसी भी नाम से जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी पेएबल और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ये एक ही नाम है, ठीक है। ज्यादातर इन्हीं लाइबिलिटीज के अंदर क्लासिफिकेशन आ रही होती है, इंटरेस्ट पेएबल, सैलरी पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, इस तरह की सारी चीजें इसमें आ रही होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके मेजरली लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, और कभी कभी अगर ये डिटेल दी हो बॉन्ड्स या डिबेंचर की तो उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल का मैंने आपको बता दिया, कैपिटल के अंदर आपके पास क्या क्या आता है। कैपिटल के अंदर, कैपिटल मैंने आपको बताया था कि कंपनी रेज करती है पैसा अपनी ऑनरशिप को सेल करके, तो उसको हम कहते हैं कंपनी पैसा रेज कर रही है थ्रू कैपिटल, ठीक है। वहां पे उसको कैपिटल का नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर आपके पास पेड अप कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व्स भी आ जाते हैं आपके पास, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व्स। अच्छा, यूजुअली पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व्स में से ना आपका नेट प्रॉफिट ऐड होता है और इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। ज्यादा मैं कैटेगराइज नहीं करती क्योंकि यू पीपल विल गेट कंफ्यूज, तो जब हमारे पास जैसे जैसे चीजें इसमें आती रहेंगी वैसे वैसे हम ट्रीट करते जाएंगे। रेवेन्यू के अंदर बस इतना मैं लिख रही हूँ फिलहाल कि हमारे पास दो तरह की रेवेन्यू होती है, एक डायरेक्ट इनकम और दूसरी इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस का भी यही होता है, एक हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और एक हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हमें इस चीज को रिकॉल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने इन्हीं के रूल्स डेबिट और क्रेडिट के पढ़ने हैं। तो जब ये चीजें हमें पता होंगी, हमारे जहन में होंगी, तो हमारे लिए उन डेबिट और क्रेडिट रूल्स को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन द एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस अकाउंट इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए, हमने बात की थी कि जब भी हमारे एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। और जब हमारी लाइबिलिटीज
कैपिटल एंड इनकम। जब भी हमारी इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होती है, ठीक है, और जब डिक्रीज होती है तो ये डेबिट साइड पे रिपोर्ट होती है। इसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट साइड पे रिपोर्ट होते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होते हैं। करेक्ट? इस चीज को अपने जहन में रखना है और अपनी नोटबुक आपके सामने है और इस चीज को आप नोट डाउन करें। एसेट्स एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होंगे। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगी, और जब वो डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगी। इनको नोट डाउन कीजिए और मुझे बताएं ताकि हम आगे मूव करें। आपने नोट डाउन कर लिए? यस मैम, कर लिया। यस मैम, सिर्फ 1 मिनट। आज हम जर्नल बनाना सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। और जब जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे तो वो इन्हीं रूल्स की बेस पे पास करेंगे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के रूल्स क्या है। रूल्स यही हैं, अकाउंटिंग के रूल्स स्टैंडर्ड हैं, स्टैटिक हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। तो जितनी बार भी जनरल एंट्री पास करेंगे वो इन्हीं रूल्स की बेस पे पास होगी। देयर इज नो एक्स्ट्रा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सेप्ट दीज 5 अकाउंट। हर एक आपका कोई भी लाइन आइटम जो होगा वो इन्हीं किसी ना किसी 5 अकाउंट के अंदर ट्रीट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। So in 1992, February 1, Mohsin commenced business with cash with rupees 1,50,000. ठीक है, तो हमने बेसिकली इसका जर्नल बनाना है, तो इसका पहले मैं एक फॉर्मेट बता देती हूँ आपका, जिसको हम कहते हैं जनरल जर्नल। ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ हमारे पास आ जाती है डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये 4 कॉलम बन के डेट, पर्टिकुलर्स में डिटेल भी लिखा जा सकता है, डेबिट, क्रेडिट। अगर कोई कंपनी का नाम होगा ना, यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन नहीं है तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री पास करने शुरू करते हैं हम। February 1, मोहसिन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहसिन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे विद 1,50,000। तो जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल रेज होता है, ये मोहसिन बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, मोहसिन इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस। सो मोहसिन बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे, जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल रेज होता है तो बिजनेस में पैसा आता है। ठीक है, विद कैश, कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश ना भी लिखा होता तब भी हम कैश कंसिडर करते। ठीक है, मोहसिन बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश आपका क्या है? कैश इज योर एसेट। ऐसे ही है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की थी कि दैट आर योर करंट एसेट्स। ठीक है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बिजनेस के अंदर कैपिटल रेज हो रहा है, कैपिटल जो होता है वो जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, भी हमने रूल पढ़ा है। एक तरफ हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा वो भी क्रेडिट होगा, और एसेट जब इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन जब भी कैपिटल लिखेंगे ना तो ये थोड़ी सी स्पेस के साथ लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, कैश हमारा लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कैपिटल थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाएगा। इस तरह की स्पेस के साथ हम डेबिट और क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे 150,000 रिपोर्ट कर दिया और क्रेडिट साइड पे भी 150,000
रिपोर्ट कर दिया। इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, यानी एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। अब डबल एंट्री सिस्टम कंपनीज क्यों फॉलो करती हैं कि इससे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इससे आपको क्लियर और ट्रू पिक्चर मिलती है। अब कंपनी के अंदर पता है कि अच्छा कैश आ रहा है, तो कैश किस फॉर्म में आ रहा है, पता चल गया कि कंपनी पैसे बिजनेस के अंदर फाइनेंसिंग हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उससे कैश आ रहा है। अब यहां से किसी और तरफ से भी कैश आ सकता था। हो सकता है कि जो आपके अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स उस अमाउंट को कहते हैं जो आपके कस्टमर की तरफ से ड्यू होती है। आपने उनको क्रेडिट बेसिस पे एक पॉइंट पे पास्ट में गुड्स डिलीवर की थी, ये सर्विसेज रेंडर्ड की थी, और उन्होंने फ्यूचर में वो पेमेंट देनी थी, तो हमने कहा कि अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गए। अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं, तो यहाँ हमने पिछली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था। अब अगर उसके अगेंस्ट में ये एंट्री भी तो हो सकती थी, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्यों क्रेडिट होता, जब आपके कस्टमर से आपको कैश मिलती तो आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर हम कैश टू अकाउंट रिसीवेबल लिखते तो इसका मतलब ये कि कैश अकाउंट रिसीवेबल से आ रही है, यानी डेटर से आ रही है। यहाँ पे पता चल रहा है कि कैश आपके ऑनर से जनरेट हो रही है बिजनेस में, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है आपको। यहाँ नीचे हम नरेशन लिख लेते हैं कि ऑनर हैज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है। उसके बाद February 5 को आपकी आपकी सेकेंड एंट्री है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट में, ठीक है। फर्नीचर इज ऑल्सो योर एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। और कैश अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, स्पेस, यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2000, ठीक है। अब ये देखिए फर्नीचर आपका एसेट था, एसेट इंक्रीज हुआ तो मैंने उसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। और कैश, इसके अगेंस्ट में कैश का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से, कैश बिजनेस से जारी है, ठीक है। फर्नीचर देखिए, जब फर्नीचर आप परचेज करेंगे तो एसेट आएगा ना, उसके अल्टरनेटिव आपको कैश पे करनी पड़ेगी। तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना बिजनेस से, तो कैश जा रही है, तो कैश जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट पे रिपोर्ट होगी, ठीक है, राइट। तो यहां हमने लिखा परचेज्ड फर्नीचर, हमने नरेशन दे दी। नरेशन बेसिकली होती है कि हम उस जनरल उस स्टेटमेंट को उस जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, इस ट्रांजैक्शन को समराइज करके स्मॉल वर्डिंग में, ठीक है, हम एक नरेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद February 7 में परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी अच्छा गुड्स होती हैं आपका रॉ मटेरियल, जब भी गुड्स का नाम आए इसका मतलब ये कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि जब भी गुड्स का नाम आएगा इट मींस कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल की जो भी कॉस्ट होती है उसको परचेजेस से रिफ्लेक्ट किया जाता है। परचेज आपका एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है आपका, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, मैम 9000। ये जो फेब 7 से दोबारा समझा दें, परचेजेस वाला जो है, इसका समझ नहीं आई। मैं रिपीट करती हूँ। उन्होंने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि गुड्स जो होती हैं वो बिजनेस की रॉ मटेरियल होता है। किसी भी चीज की फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी का वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल होगा, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी कि अगर आप मैंगो जूस बना रहे हैं तो मैंगो इज योर रॉ मटेरियल, तो मैंगो इज योर गुड, सो यू आर परचेजिंग द गुड्स, ठीक है। उस गुड्स को, उस रॉ मटेरियल को, उस मैंगोस को आप परचेजेस से रिफ्लेक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, उस गुड्स से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, गुड्स का वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है।
जी। ठीक है, यहाँ मैंगो का वर्ड भी नहीं लिखेंगे, यहाँ परचेजेस का वर्ड लिखेंगे। हमेशा आप अपनी गुड्स को, इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं परचेजेस से। परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है। और अभी हमने बात की थी कि जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और जब वो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जी। यहाँ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट हो गया। और उसके केस में कैश भी आपका एसेट है। ये देखिएगा, कैश आपका एसेट था, यहाँ हमने बात की थी कि कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है, और वो आपका जी। एसेट है। ठीक है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश पेमेंट हो रही है, तो वो आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपका क्रेडिट हो गया। गॉट इट? करेक्ट? आगे मूव करें। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम Uh, अस्सलाम। I hope you are doing great. If possible, could you explain me in English 5 types of account and Yes, also as yes. shortly? I Yeah, yeah. Okay, Saad, Yeah. I told you that what I'm gonna do, basically, let me complete the general ledger and trial balance, because the remaining student will not understand if I completely communicate in English. So you have Okay. to, you have to be bit patient. I already know that you're facing the bit issue. So Yes. let me complete this chapter, complete till trial balance. So you already added in my group, okay? So I will Yes, call yes. you in my cubicle to make you understand the complete contents. So do not be worried. Before midterm, you will get to know each and everything, right? Okay. 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 Thank you. Yes. Paid carriage on purchases. Paid carriage on purchases. ठीक है, now you are making the payment of carriage cost on purchases. As I told you कि जब भी raw material you purchase, ठीक है, आप क्या करते हैं, सप्लायर से आप अपनी फैक्ट्री तक वो कैरेज कॉस्ट बियर कर रही है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर कर रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो आपकी कैरेज कॉस्ट है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कैरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, कैरेज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कैश अकाउंट को यू विल क्रेडिट। $250। पेड कैरेज कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की थी कि पेड कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है, आप परचेजेस पे कैरेज कॉस्ट बियर कर रहे हैं, तो कैरेज इज योर एक्सपेंस। उसके अगेंस्ट में कैश पे कर रहे हैं, सो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कैश को डिक्रीज कर देंगे, और कैरेज के एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। राइट? क्लियर? जी। आगे मूव करते हैं बच्चे। February 12, परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम एंड को। अब लेट मी टेल यू कि जब भी किसी पार्टी का नेम आ जाता है, यू आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम सम पार्टी लाइक सलीम, ठीक है, या फिर ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, इट मीन्स कि करेंटली यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, यू आर एक्वायरिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जब भी क्रेडिट बेसिस पे यू मेक द परचेजेस, ठीक है, तो वहां आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे परचेज कर रही हैं गुड्स, अल्टीमेटली परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो तो डेबिट आ जाएगा। इसके अल्टरनेटिव, नाउ यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम सलीम, सो सलीम इज योर अकाउंट पेएबल। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे सलीम एंड को ब्रैकेट में लिख देंगे अकाउंट पेएबल। ठीक है, अकाउंट पेएबल एपी। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज करेंटली यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट you are only acquiring the goods from the creditors, and after later on you will make the payment whenever, you know in contract it will be must be written कि when you have to make the payment, but currently you are not making payment, right? ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। कितनी अमाउंट के साथ? 7,000।
So we can write down purchased goods on credit. ठीक है, राइट, क्लियर। यस मैम। 13 फेब की एंट्री हो जाएगी आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। यहाँ पे गुड्स सेल करी है, गुड्स सेल करें, गुड्स रिफ्लेक्ट करिए आपकी फिनिश गुड्स से जो गुड्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो कस्टमर को सेल करें कैश के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे कैश आपके पास आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है ना बिजनेस के पास। देखें आप, लेट सपोज आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल किसी और कस्टमर को सेल करते हैं तो आपके पास कैश आता है और मोबाइल चला जाता है ना, मोबाइल का आउटफ्लो हो जाता है, बट उसके अल्टरनेटिव यू गेट द कैश अगेंस्ट द मोबाइल, राइट। ठीक है, तो इसी तरह व्हेन एन एंटिटी सेल्स देयर फिनिश गुड्स टू देयर कस्टमर, ठीक है, अल्टीमेटली दे गेट द कैश इन रिटर्न, ठीक है, एंड दे लूज देयर फिनिश गुड इन्वेंट्री, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपके पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश इज योर एसेट, व्हेनेवर इट गोइंग टू इंक्रीज ये आपका डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगा। और उसके अगेंस्ट में सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स इज योर इनकम, इनकम जब भी इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट होगी, रेवेन्यू इनकम जब भी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट, कितनी अमाउंट के साथ, 12,000। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, प्लीज डू आस्क। मैम ये जो इसमें लिखा हुआ कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैम ये जब कंपनी ने जब गुड्स खरीदी होंगी तो वो मैम किसी और कैश में खरीदी, मतलब उसकी प्राइस कुछ और होगी, जब वो सोल्ड कर रही है तो उसकी प्राइस जाहिर सी बात है गिर भी सकती है, तो इस तरह तो कंपनी लॉस में नहीं जाएगी यानी। मेरा बच्चा, ये आपकी जो इन्वेंट्री होती है ये 3 तरह की होती है। There are 3 main types of inventory or kind of inventory: raw material, work in process, जी and finished good. So when the company purchases the goods, they are acquiring or purchasing the raw material in raw form, ठीक है। Let's जी suppose कंपनी है वो क्रूड ऑयल अर्थ को क्रश करके एक्सट्रैक्ट करती है अर्थ से, ठीक है। तो क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर देम, they don't directly sell the crude oil to the in the market, but what they do basically वो उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी मशीन के अंदर रिफाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे के सारे उनके फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए। सो जब कंपनी अब सेल करेगी, कंपनी उस पेट्रोल को सेल करेगी, क्रूड ऑयल को सेल नहीं करेगी, कंपनी डीजल को सेल करेगी, कंपनी केरोसिन को सेल करेगी, गैसोलीन को सेल करेगी, समझ आई। तो जब सेल करती है तो वो उस फाइनल प्रोडक्ट को सेल करती है, एक्वायर करती है तो रॉ फॉर्म में जो उसे प्रोडक्ट मिलता है उसको एक्वायर करती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्वियस यस सी मैम। बात है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है रॉ फॉर्म में उसकी प्राइस ज्यादा होगी, या जो आप फाइनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में उसकी प्राइस ज्यादा होगी। दोनों की अपनी जो एक मैम सेपरेट, दोनों की सेपरेट प्राइस है, लेकिन देखें आपकी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती, उसके अंदर जो लेबर कॉस्ट आती है, जो पर अमला लगा होता है, जो उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनकी कॉस्ट भी एडिड होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री की यूज हो रही है वो कॉस्ट भी एडिड होती होगी, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स जो आपके यूज हो रहे हैं फैक्ट्री के वो भी कॉस्ट ऐड होती है उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तमाम जी यूनिट्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरीके से आपकी उन फैक्ट्री की जो डेप्रिसिएशन होती है नॉन करंट एसेट्स की, वो भी इंक्लूडेड होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी जब प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, सारी चीजों को क्यूमुलेट करने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस तो हमेशा ज्यादा होगी आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट से, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। तो यहाँ लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन कैश, February 15. February 15 sold goods to Usman and Sons. Now you are selling the goods to Usman, who are your account receivables or debtors,
ठीक है, बट यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। आई टोल्ड यू इन एडवांस कि जब भी किसी पार्टी का नेम आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या किसी पार्टी का नाम आ जाए, तो इसका मतलब कि यू आर सेलिंग और डिलीवरिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, यू गोना गेट द कैश इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस्मान एंड सन्स आर योर अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे उस्मान एंड सन्स, ब्रैकेट में लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे। उसके केस में सेल्स आपकी इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगी। क्लियर? आई रिपीट अगेन, you are selling the goods to Usman and Son. Usman and Sons are your debtors, account receivable. जब भी अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होंगे वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होंगे। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव, नाउ यू आर सेलिंग द गुड्स। ठीक है, सेल्स इज योर इनकम, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगी। वी जस्ट रिकॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो अमाउंट की आपके पास 15,000। यहाँ पे नरेशन पास करते हैं हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट एंट्री आपकी February 5, 21 की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम उस्मान एंड सन। यहाँ पे आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल की थी, अब इस पॉइंट पर आके आप कैश रिसीव कर रहे हैं उस्मान से। ऑपोजिट इफेक्ट होगा, जो अकाउंट रिसीवेबल आपके इंक्रीज हुए थे पहली बात, वो आपके अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उस्मान एंड सन आपके अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए पहली बात, क्योंकि नाउ यू आर गेटिंग द कैश फ्रॉम योर डेटर्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम उस्मान। तो कैश अकाउंट इज योर एसेट, कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, कैश इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जब भी होगी तो वो डेबिट साइड पे रिपोर्ट होगी। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ? 13,000। यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम उस्मान एंड सन्स। क्लियर है ये एंट्री? यस मैम। ओके, February 21, अब February 21 को दो एंट्रीज आपके पास हो रही हैं। आप एक तो उस्मान एंड सन्स को भी से भी रिसीव कर रहे थे कैश, दूसरा यू आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश टू सलीम एंड को। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने सलीम से परचेसिंग की थी 12 फेब को क्रेडिट बेसिस पे 7,000। अब यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं कैश की 3,000, यानी 7,000 में से 3,000 पे कर रहे हैं। तो यहाँ से तो ऑब्वियसली पता चल जाता है रिमेनिंग कैश पेंडिंग इज 4,000। ठीक है, यहाँ हमने एंट्री क्या पास की थी उसको रिकॉल करते हैं। हमने एंट्री पास की थी 12 फेब की, परचेसेस टू अकाउंट पेएबल, परचेसेस टू अकाउंट पेएबल। इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 3,000 आउट ऑफ 7,000। ठीक है, तो यहाँ आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विथ 3,000 अमाउंट। तो लिखेंगे सलीम जो आपके अकाउंट पेएबल हैं वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं विथ 3,000। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव, नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश का इन आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से, कैश डिक्रीज हो रही है, उस कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी। आपने हमेशा जब भी कोई किसी क्रेडिट बेसिस पे कोई परचेसिंग हुई थी ना, या क्रेडिट बेसिस पे सेलिंग हुई थी, उन्हीं एंट्री को रिकॉल करना है और उनका ऑपोजिट इफेक्ट ले आना है कि नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट, तो लाइबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। एंड विद whatever mode you are making the payment, through bank or through cash, you will decrease the cash.
सो बैंक एंड कैश दे बोथ आर योर एसेट्स. एसेट जब भी डिक्रीज होते हैं बिजनेस से तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आ जाएगा पेड कैश टू सलीम. अब February 29 की आपकी एंट्री है. पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ ₹2500. अब सैलरी पे करें 2500. सैलरी इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. तो हम लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट. अल्टरनेटिव यू आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश. कैश अकाउंट जब डिक्रीज होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगा विद 2500. ठीक है. सो यहाँ लिख लेते हैं पेड सैलरीज. करेक्ट. यस मैम. मैम एक क्वेश्चन है मेरा. जी जी प्लीज पूछें. मैम ये सैलरी के आगे एक्सपेंस लिखना जरूरी है, बताना इसको कि एक्सपेंस है. ना भी लिखे सैलरी है तो एक्सपेंस ही ना. सैलरी आप लिख लें, सैलरी अकाउंट लिख लें तब भी ठीक है, कोई मसला यस नहीं है. मैम. ठीक. इसमें कोई कंफ्यूजन इस सवाल में कोई पूछ लें इफ यू डोंट गेट एनीथिंग. ये मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है. यस मैम. एक्सेल फाइल भेज दूंगी मैं आपको. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बच्चे. यस मैम. आज सिर्फ जनरल एंट्री सीखते हैं. लेजर बनाना जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्योंकि यहाँ लेजर बन नहीं सकता. ठीक है. तो आज सिर्फ जनरल एंट्री सीखते हैं. Okay. Make the analysis of the following transaction and record them in various accounts. ठीक है. We have to pass the journal entry. Whatever they are asking, we are not going through that, but we are here basically learning how to make journal. ठीक है. Or how to prepare journal. So 1990 and June 1st. Okay. So the owner has made investments in rupees with rupees 1 lakh in the form of cash. Building 75,000. फर्नीचर 25,000. सो ऑनर ने इन्वेस्ट किए 3 सोर्सेस से बिजनेस के अंदर. एक तो बिजनेस में कैश आ रही है, कैश इंक्रीज हो रही है. ठीक है. पहली बात. दूसरा बिजनेस के अंदर बिल्डिंग भी बन रही है. तो बिल्डिंग इज योर एसेट. एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट. फर्नीचर इज ऑल्सो योर एसेट. एसेट जब भी इंक्रीज हुआ डेबिट. और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. ऑब्वियस सी बात है ओनर इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अब कैश की फॉर्म में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है लिखा हुआ है 1 लाख. बिल्डिंग की फॉर्म में 75,000 और फर्नीचर की फॉर्म में 25,000. सो इन तीनों को अगर प्लस किया हमारे पास अमाउंट आ रही है 2 लाख. राइट. तो हम लिख देते हैं ऑनर मेड इन्वेस्टमेंट. नरेशन दे दिया हमने. क्लियर है ये. सेकंड Yes, पे आपके पास एंट्री है जून 2 की. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. ये दोबारा शुरू करें. जी बच्चे इन्होंने बताया था कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर. हम रिकॉल करें हमारे पास ये सारी की सारी चीजें एसेट्स हैं. बिल्डिंग भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट्स है. बिजनेस के अंदर इन चीजों का इनफ्लो हो रहा है.
सो बिजनेस के अंदर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, उन्हीं रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ हमने उनको डेबिट कर दिया। ऑनर इन्वेस्ट करे अल्टीमेटली तो ये कैपिटल रेज करेगा, जब भी ऑनर इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल को रेज करता है, ठीक है। सो बिजनेस के अंदर कैपिटल भी रेज हो रहा है और बिजनेस के अंदर एसेट्स भी रेज हो रहे हैं। सो कैपिटल जब भी रेज होता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होता है। ये तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे और उस कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी परचेसेस रिकॉर्ड की जाती है ना, तो वो नेट परचेसेस की अमाउंट पे रिकॉर्ड की जाती हैं। वी ऑलवेज रिकॉर्ड परचेसेस ऑन नेट परचेसेस अमाउंट, यानी कि जो भी रीबेट डिस्काउंट आपको मिल रहे होते हैं, वी डिडक्ट दैट डिस्काउंट फ्रॉम द परचेसेस अमाउंट एंड रिकॉर्ड ऑन दैट अमाउंट जो एक्चुअल में हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं, परचेसेस इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, उसके अल्टरनेटिव यू आर मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, अगेन वही चीज है, ठीक है। सो परचेसेस टू कैश हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 44,000 का आप 5% लेंगे। इसका लीजिएगा क्या आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट करें। ये 2200 बन रहा है। 2200 बन रहा है, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं 2200। अब हमने क्या करना है, इस 44 मैम की ये एक आपका बार दोबारा बताइए। मैं रिपीट करती हूँ, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। 44,000 में से देन 2200 को माइनस करते, फिर अमाउंट क्या आ रही है हमारे पास जी, आप लोग बताएंगे। ये 41,800। 41,800। ओके, व्हाट हैव डन बेसिकली, यहाँ पे आपने परचेजेस की थी 44,000 की गुड्स और उस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 5%। हमने उस 44,000 का 5% डिस्काउंट निकाल दिया, हमारे पास 2200 का डिस्काउंट अमाउंट आ गई, ठीक है। ये वो अमाउंट है जिसकी हमें छूट मिल रही है, which we don't need to pay. So we need to record the purchases or net purchases amount at that amount which we have actually paid. ठीक है। सो हमने 44,000 में से इस डिस्काउंटेड अमाउंट को लेस करना है, हम उस एक्चुअल अमाउंट पे आ जाएंगे विच वी हैव पेड अगेंस्ट द गुड्स, राइट। तो 41,800 के ऊपर हम गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? यस मैम। यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। थर्ड एंट्री आपकी बन जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम जाहिद, परचेज गुड्स फ्रॉम जाहिद एंड को फॉर ₹4,000। यहाँ पे नाउ यू आर मेकिंग द परचेजेस ऑन क्रेडिट बेसिस, सो ये आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, जाहिद एंड को, विच मीन्स दीज आर योर अकाउंट पेएबल, वो भी इंक्रीज कर रहा है इसको, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट के साथ, 4,000। हम लिख सकते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंट्री कंप्लीट हो गई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन सो प्लीज डू आस्क, पूछें। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। मैम ये जो जून 2 है, जी जी जून 2 सेकंड में जून जी। हाँ जी, ये परचेजेस के सामने हमने अमाउंट लिखी है 41,800 जी और कैश अकाउंट हमने लिखा है 41,800। तो हमें कैश अकाउंट जो क्वेश्चन में है 44,000 लिख के और जो हमारा डिस्काउंट है
वो डेबिट साइड पे ले जाके रिमेनिंग अमाउंट नहीं लिखनी चाहिए थी? रिमेनिंग ही लिखी है ना, 41,800 जो रिमेनिंग जो आपने पे की है। नहीं, कैश अकाउंट जो है वो 44,000 और परचेजेस में 41,800 और उसके नीचे डिस्काउंट भी डेबिट नहीं होना चाहिए था। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं भी उस पे जा नहीं रही, मैं वो ठीक कॉन्ट्रैक्टरी कह पे रहा जा हूँ नहीं रही अभी। बिल्कुल ऐसे है, हम लिखते हैं ठीक। यूजुअली लिखते हैं परचेसेस डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्या नाम है, उसमें फिर हम लिखते हैं Received। डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्कुल बिल्कुल, जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं की अभी, मैंने सिर्फ सिंपली कर दिया है। और जब हम आगे जाएंगे ना, जब हम ठीक। कॉन्ट्रा एंट्री की बात करेंगे, तो उसमें हम 3 अकाउंट्स को भी डील और ट्रीट करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड होगा ना कॉमर्स का। जी मैम, आई अकाउंट। हाँ, so I've not in this entry I've not treated the discount element. I've just directly treated the purchases on net amount. ठीक है? So I will Okay, record that, but in the next questions. ठीक है? जी मैम, ठीक। जी, any other question? Okay, further continue करते हैं बच्चे। Okay, so let's get started. (1992) February 3. अच्छा, माइक म्यूट कर दे। If you don't have to say anything, then mute the mic. Okay, बच्चे। X commenced business with capital of rupees 5,000. ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो हो जाएगा अगेन, ठीक है, और साथ में कैपिटल भी रेज हो रहा है। अब कुछ चीजें रिकॉल हो रही हैं, तो मैं बार बार उनकी कीनली एनालिसिस में नहीं जाऊंगी, ठीक है। बिजनेस के अंदर कैश का भी इनफ्लो हो रहा है, कैपिटल का भी इनफ्लो हो रहा है विद अमाउंट 5,000, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनर मेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 5th Feb में परचेज गुड्स फॉर ₹2,000। यू आर परचेजिंग द गुड्स, ठीक है, फॉर ₹2,000। सो परचेजेस इज योर एक्सपेंस, परचेजेस इज योर एक्सपेंस एंड you are making payment in the form of cash. So cash is your assets, expense increase हो रहा है और asset decrease हो रहा है, ठीक है। asset decrease होगा क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट, राइट, 2,000, क्लियर। उसके बाद February 7, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड को फॉर ₹1,000। यहाँ पे you are purchasing the goods on credit basis. When you make the purchases on credit basis, तो आपकी एंट्री होती है purchases to account payable, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा purchases account debit, server and co which is your account payable,
लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका। इतनी अमाउंट के साथ 1000। ठीक है, तो हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, देन February 10 purchased furniture. Furniture is your asset. Asset जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट में यू विल पे इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश जब भी इंक्रीज होगा, कैश जब भी डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, विद ₹800। यहाँ पे लिखते हैं परचेस्ड फर्नीचर। देन February 11 को एक एंट्री पास होगी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1300। गुड्स सेल करें हैं, तो जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा ना आपके पास। आप गुड्स सेल करें मार्केट में, यू विल गेट द कैश अगेंस्ट गुड्स, राइट। सो कैश इज योर एसेट्स, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, सेल्स इज योर इनकम, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। $1300। सोल्ड गुड्स। ओके, February 15 में आपकी एंट्री पास हो रही है, sold goods on credit to Dilawar and Brothers 750. Now you are selling the goods on credit basis to Dilawar, नाम भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैश नहीं मिल रही, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट हो रही हैं, यानी आपके डेटर्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं दिलावर एंड ब्रदर्स जो आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं वो आपके डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। सेल्स इज योर इनकम, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है, 750 से। यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट February 20 की एंट्री हमारी पेड सैलरीज। पेड सैलरी, सैलरी इज योर एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। इतने अमाउंट के साथ 320। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं पेड सैलरी एक्सपेंस। देन February 25 रिसीव्ड कमीशन। अच्छा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कमीशन रिसीव करने हैं। कमीशन इज योर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, जब कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश को एंटर करेंगे एज अ डेबिट साइड। कमीशन जो है वो आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट कर लें, कमीशन इनकम क्रेडिट कर लें, ये एक ही बात है। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। कितनी अमाउंट के साथ? 25।
या मैं नरेशन देती हूँ, रिसीव्ड कमीशन। देन February 26 रिटर्न गुड टू सर्वर एंड को 200। अगर आप देखें यहाँ पे आपने गुड्स परचेज की थी, सेंट्री को देखें तो आपने गुड्स परचेज की थी ना, गुड्स परचेज की थी क्रेडिट बेसिस पे सर्वर से 1000 की। अब इस पॉइंट पे आके गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न करें, हो सकता है वो गुड्स डिफेक्टिव हों, इम्पेयर्ड हों, डैमेज्ड हों, ठीक है, तो आपने गुड्स रिटर्न कर दी। तो जब गुड्स रिटर्न की तो ये जो लाइबिलिटी आपने 1000 की इंक्रीज की हुई थी ना, क्योंकि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, इसको 200 से डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो परचेसेस एक्सपेंस इंक्रीज किया हुआ था वो परचेसेस रिटर्न के नाम से डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑपोजिट इफेक्ट होगा। एक तो ये कि सर्वर के नाम से जो आपकी लायबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होगी विद 200, क्योंकि 200 की गुड्स अब रिटर्न कर रहे हैं। दूसरा, परचेसेस एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज किया था तो भी आप परचेसेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे कि एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया है, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था क्रेडिट बेसिस पे, अब उस परचेसेस रिटर्न को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो जब भी परचेसेस रिटर्न की जाती हैं तो परचेसेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं कि बिजनेस से बाहर गुड्स जा रही हैं सप्लायर को, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको। वी आल्सो कॉल इट रिटर्न आउटवर्ड, वी आल्सो कॉल इट परचेसेस रिटर्न, ठीक है। यहां पे लिखते हैं गुड्स रिटर्न टू सर्वर। देन उसके बाद एंट्री पास होगी हमारी February 27 की। यहाँ पे उन्हें बता रहे रिटर्न गुड्स बाय दिलावर ब्रदर। दिलावर जो थे वो अगर आप नोटिस करें तो वो आपके डेटर्स थे, अकाउंट रिसीवेबल्स थे। अब आपके कस्टमर, आपके डेटर्स, आपके रिसीवेबल्स आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, कितनी अमाउंट की, 500 की, 150 की, सॉरी 150 की, ठीक है, 150 की गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुए हुए थे, एक तो 150 से अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करेंगे पहले, हमने अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज कर दिया। दूसरी बात ये कि हमने जब सेल्स को इंक्रीज किया था तो सेल हमारी इनकम थी, अब इनकम डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि गुड्स रिटर्न होगी तो इनकम भी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, ऑपोजिट इफेक्ट होगा। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड इसलिए बोलते हैं, इनवर्ड के वापस आना बिजनेस में, ठीक है, कि हमें कस्टमर की तरफ से गुड्स बिजनेस में वापस रिसीव हो रही हैं, सो वी कॉल इट सेल रिटर्न, आ रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 150। डेटर्स रिटर्न द गुड्स। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज पूछें। मैम ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट? हमेशा, हमेशा सो फार अभी तक जितना भी मेरा अकाउंटिंग का नॉलेज है, ठीक है, 7-8 साल का, बल्कि इससे ज्यादा का, ये कम बता रही हूँ, उसमें हमेशा मैंने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट ही देखे, डेबिट ही देखे, और परचेसेस रिटर्न को क्रेडिट ही देखे। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो ऑपोजिट हो, हमेशा ऐसे ही होता है। और उसके पीछे लॉजिक भी, आप लॉजिक भी अंडरस्टैंड करें ना, मेन तो लॉजिक होती है, जी मैम ठीक ठीक। है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है received from Dilawar brothers ₹500. Now you are getting the cash from your debtors. When you will get the cash from your debtors, तो आपके पास कैश आएगी और आपके जो रिसीवेबल्स क्रिएट हुए थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट और किससे रिसीव करें, दिलावर। तो दिलावर के नाम से
आपके जो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए थे वो डिक्रीज हो गए कितनी अमाउंट के साथ 600 February 28 ठीक है रिसीव फ्रॉम दिलावर यानी कि आपने कैश रिसीव की है और उसके अगेंस्ट में आपके अकाउंट रिसीवेबल जो इंक्रीज हुए थे वो आपने डिक्रीज कर दिए ठीक है देन द मैम ये अदर पॉइंट 500 नहीं है, सॉरी ये 500 नहीं है। हाँ 500 है माय मिस्टेक सॉरी बच्चे तो यहाँ पे लिखते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स ठीक है अच्छा बाकी एंट्री मैं इसके नीचे करा लेती हूँ क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी हमें यहाँ मैं लिख लेती हूँ बाकी एंट्रीज अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं पे टू सर्वर अब जो आपके अकाउंट पेएबल थे आपके क्रेडिटर्स थे आप उनको पे कर रहे हैं 600 ठीक है तो यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे तो आपने पहले अकाउंट पेएबल को क्रिएट किया था पहले तो आपकी सर्वर से के नाम से आपकी ठीक है दूसरी तरफ जब आप पेमेंट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ कैश करेंगे तो कैश अकाउंट को डिक्रीज कर दिया आपने ठीक है कितनी अमाउंट के साथ यहाँ पे 600 आ रहा है इस डेट पे February 28 सो हम इसकी नरेशन देते हैं पेड कैश टू सर्वर ठीक है उसके बाद लिखते हैं एक्स विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹300 एक्स जो बिजनेस का ऑनर था वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है कैश ठीक है ₹300 सो जब भी ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है कैश ठीक है फॉर पर्सनल यूज वी कॉल इट ड्राइंग्स उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस होता है और ऑनर का एक तरह से प्रॉफिट होता है प्रॉफिट तो नहीं कह सकते ऑनर अपना ही पैसा निकाल रहे हैं लेकिन उसको हम ड्राइंग्स को बिजनेस के एक्सपेंस कहते हैं ठीक है तो ड्राइंग्स एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से कैश जा रही है ना कैश के फॉर्म में बिजनेस से निकाल रहे हैं ठीक है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ठीक है कितनी अमाउंट के साथ 300 हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा मैं कॉल करती हूँ मैं ना अभी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ ठीक है हाँ मैं करूँगी ओके अल्लाह हाफिज ओके एक्स withdrew cash from the business ठीक है charge depreciation on furniture ₹80 charge depreciation on furniture ₹80 depreciation चार्ज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा depreciation expense आपका डेबिट होता है ठीक है क्योंकि depreciation आपका एक्सपेंस है आपके फर्नीचर नॉन करेंट एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है यानी कि आपके फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज जितना यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है ठीक है तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और फर्नीचर इज योर नॉन करेंट एसेट उसकी वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिक्रीज कर दिया तो फर्नीचर की वैल्यू पे रिड्यूस हो रही है विद ₹80 हम लिखते हैं चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ठीक है नेक्स्ट एंट्री अगेन हमारी February 28 borrowed from Shafiq ₹500 आप बोरो कर रहे हैं
तो जब आप बोरो करते हैं तो आपके पास कैश आती है। जब आप बोरो करते हैं तो आपके पास कैश का इनफ्लो होता है। कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज यू आर बोरोइंग, सो एट द करंट मोमेंट यू आर इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शफीक्स लोन अकाउंट विल बी क्रेडिट। आप शफीक के लोन की आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी 500 से। ठीक है, तो यहाँ नरेशन में लिखते हैं बोरोड फ्रॉम शफीक। अभी कोई सवाल है तो पूछें आप। If you have anything to ask, please पूछें। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी पूछें जी, go हम ahead ये बच्चे। लास्ट वाली एंट्री दोबारा समझा दें। उन्होंने बोला कि आपने बोरो किए शफीक से ₹500। जैसे हम यस मैम। बैंक के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमें लोन दें, ठीक है, तो यस वो हमें लोन देता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमें 1 मिलियन का लोन चाहिए, तो 1 मिलियन का लोन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल होते हैं तो हमें लोन मिल जाता है। जब लोन मिलता है तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है ना, तो कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, राइट। यस जबकि मैम। लोन जो है हमारी वो लाइबिलिटी है, अब वो हमें पे करना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम ठीक है मैम। लिखेंगे उस लोन अकाउंट को उस शॉर्ट टर्म लोन के नाम से या उस लॉन्ग टर्म लोन के नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई? यस मैम, समझ आ गया। ये हमारी लाइबिलिटी, तो हमने शफीक लोन के अकाउंट के उसके उसके लोन को उसी नाम से एसोसिएट कर दिया कि ये शफीक का लोन है सिंपली। अब जिस लोन अकाउंट भी लिखे ना तब भी ठीक है, लेकिन हमने उसके नाम से एसोसिएट करके उसको लिख दिया है कि लाइबिलिटी ठीक है मैम। इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ठीक है, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, और कोई सवाल आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज डू आस्क, आई एम हियर।